क्लासमेट एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। हम करंट अफेयर की सीरीज जो लेके चले हैं उसके इस लेक्चर में हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक पे हम बात करेंगे। जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो रिपोर्ट आई है, जो देश में घटनाएं हुई हैं या जो नए स्कीम्स बने हैं या जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उन सबको हम डिस्कस करेंगे जो पर्यावरण से रिलेटेड है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। इसमें एक रिपोर्ट आई है, ये विश्व स्तर की रिपोर्ट है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024। ठीक है। अब ये सबसे पहले सवाल आता है कि इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है। तो इस रिपोर्ट को एक जारी करने वाली संस्थान है IQ एयर। ठीक है, IQ एयर ये जो संस्थान है ये जारी करती है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट। ठीक है। अब इसमें क्या, इस रिपोर्ट में क्या आता है? इस रिपोर्ट में आता है कि सबसे प्रदूषित देश कौन सा है, किसके संदर्भ में, वायु के संदर्भ में, कि कहां पे वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा है। प्रदूषण तो कई प्रकार के होते हैं, जल प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, लेकिन ये जो रिपोर्ट है वो वायु प्रदूषण के आधार पर बनाई गई है। अब इसमें हम क्या बात करेंगे, सबसे ज्यादा प्रदूषित कौन है और सबसे प्रदूषित देश कौन सा है, सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है, सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी कौन सी है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सीधे बनते हैं। तो सब इस रिपोर्ट में बताया गया कि सबसे प्रदूषित जो देश है वो है चाड। कौन सा? चाड देश है। तो अगर सबसे प्रदूषित कहेगा तो वो चाड देश है। और उसके बाद अगर सेकंड नंबर पे बात करें तो सेकंड पे आता है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश सबसे प्रदूषित देश में अगर बात की जाए तो वो बांग्लादेश है कि वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा कहां पे है, चार्ट में। सीधा क्वेश्चन आएगा, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 24 के अनुसार सबसे प्रदूषित देश कौन सा है, चार्ट। सेकंड नंबर में बात करें बांग्लादेश। अच्छा, अगर एशिया में बोल दिया ना, जो अपने आसपास के देशों में, तो वहां बांग्लादेश सबसे पहला हो जाएगा। फिर तीसरे पे कौन सा है, थर्ड पे है पाकिस्तान। तीसरे पे है पाकिस्तान, थर्ड। और चौथे पे है भारत। ठीक है, चौथे पे है भारत। वायु गुणवत्ता में भारत का क्रम प्रदूषण में चौथा स्थान है। अच्छा, ये प्रदूषण नापा किस पे जाता है? अभी तो आपने देशों का नाम जान लिया, कौन सबसे प्रदूषित, चाड, सेकंड बांग्लादेश, थर्ड पाकिस्तान, फोर्थ। इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक सबसे प्रदूषित और एक भारत की रैंकिंग, क्योंकि भाई अपने देश की बात ही पूछी जाती है और सबसे प्रदूषित पूछा जाता है कि विश्व स्तर पे क्या है। ये किस स्तर पे, अब कॉन्सेप्चुअल पे चले हम तो किस बेस पे हम ये बोल पाते हैं कि यहाँ पे ज्यादा सबसे ज्यादा प्रदूषण है या भारत में चौथे स्थान पे, किस बेस पे बोलते हैं? तो हमारे वातावरण में एक पार्टिकल होता है जिसका नाम है, आपको मैं बताता हूँ डिटेल में, आप इसको नोट करते जाइएगा। सबसे प्रदूषित कौन सा है, चौथे पे कौन है, भारत है। कौन से संस्थान इसको जारी करती है, IQ एयर, AIR, IQ एयर। अब ये किस बेस पे ये मेजर किया जाता है कि यहाँ प्रदूषण ज्यादा है या कम? तो एक पार्टिकल होता है PM 2.5। PM 2.5 का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर। ऐसे पार्टिकल, ये 2.5 क्या है, ये 2.5 ये होता है डायामीटर। कोई पार्टिकल, मान लो ये पार्टिकल है तो इसका जो व्यास होता है ना, ये इसके 2.5 नैनो माइक्रो या नैनोमीटर में। एक मिनट मैं इसको आपको क्लियर कर देता हूं। ये माइक्रो, ये माइक्रोमीटर होता है। 2.5 माइक्रोमीटर के जो पार्टिकल है, डायमीटर जिनका है या इससे कम है, तो उन पार्टिकल की जो डेंसिटी है आपके एयर में, कितने पार्टिकल हैं, इन्हीं को नापता है एजेंसी कि जो इस साइज के जो पार्टिकल हैं वो आपके देश की हवा में एवरेज रूप से कितने पाए जाते हैं। तो इसके बेस पे अगर ज्यादा है तो ज्यादा प्रदूषित हो गया, कम है तो कम प्रदूषित माना जाएगा। तो सबसे ज्यादा 2.5 पार्टिकल के बेस पे कौन सा है, चाड, बांग्लादेश, पाकिस्तान, देन भारत। तो कहीं पूछ लिया कि किस मैटर के आधार पे ये रिपोर्ट बनाई गई है, तो वो है PM 2.5। ठीक है, ये PM 2.5 है। अब इसमें हम एक बात और करेंगे, देशों की तो हमने बात कर ली। कभी कभी पूछ लेता है कि राजधानी
सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? तो सबसे प्रदूषित राजधानी है चाड की राजधानी एन द जामिना, एन द जामिना। सबसे प्रदूषित देश कौन सा था? चाड। तो ऑब्वियसली है कि भाई जब देश सबसे ज्यादा प्रदूषित है तो उसकी राजधानी भी सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित होगी। तो एन द जामिना जो इसकी राजधानी है वो सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण में ऊपर है, सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण यहाँ पे है। ये क्वेश्चन आया हुआ है अभी जो आरओ का एग्जाम हुआ था 27 जुलाई को हुआ था, उसमें इसी रिपोर्ट से क्वेश्चन आया हुआ था कि सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं आपको। तो राजधानी के बारे में पूरा एन द जामिना है। अच्छा, अगर पूछ ले कि दिल्ली जो भारत की राजधानी वो प्रदूषण में किस स्थान पे है, तो सेकंड पोजीशन पे है। जो दिल्ली है विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानियों में से दूसरे स्थान पर है, पहले पे नहीं है। पहले पे एन द जामिना चाड की राजधानी है, दूसरे पे दिल्ली। ठीक है, तो ये आप राजधानी का क्रम देख लिए। अभी हमने देशों का देखा तो चार्ट था। अब हम बात करेंगे कि भारत के संदर्भ में कि भारत का कौन सा शहर सबसे ज्यादा प्रदूषित है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? इसमें आता है सबसे प्रदूषित शहर बर्निहाट। बर्निहाट शहर। अच्छा, इसको आप लिख लीजिए PM 2.5। ठीक है, ये पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के बेस पे बनाया था। बर्निहाट शहर है। बर्निहाट शहर के आधार पे ये बर्निहाट शहर को भारत में सबसे प्रदूषित स्थान बोला गया है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रदूषित बर्निहाट को बोला गया है, दूसरा बोला गया है दिल्ली को। अच्छा, बर्निहाट कहाँ पे है? बर्निहाट है मेघालय में। ये चीज पूछी जा सकती है आपकी कि एक तो हो गया विश्व में कौन सा? चाड। राजधानी में कौन सा? एन द जामिना चाड। सेकंड दिल्ली राजधानी के रूप में। लेकिन भारत में शहर कौन सा सबसे प्रदूषित है? तो वो बर्निहाट है। बर्निहाट शहर, वो कहाँ पड़ता है? मेघालय में। सेकंड कौन सा है? दिल्ली। ठीक है, तो ये विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट की सारे डेटा फैक्ट हो गए। किसके बेस पे निकाला जाता है, कौन कौन से शहर हैं, कौन सी राजधानी है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम चलेंगे अगले टॉपिक पे। अच्छा, ये चीज आप याद रखिएगा, विश्व के ये भारत के लिए गर्व की बात तो नहीं है, शर्म की ही बात है, लेकिन आप इसको जानिए कि हमारे यहाँ प्रदूषण इतना ज्यादा क्यों हो गया है। भारत के अगर 100 सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट बनाई जाए, इस रिपोर्ट में 100 प्रदूषित शहर बनाए गए हैं कि सबसे टॉप में जहां सबसे ज्यादा प्रदूषण है, उसमें 74 जो हैं वो भारत में। ये भारत के लिए बहुत संकट का विषय है। भारत को इस विषय में बहुत गंभीरता के साथ सोचना पड़ेगा कि 74 शहर पूरे विश्व के जो सबसे पॉल्यूटेड सिटीज हैं, उसकी 74 सिटीज भारत में स्थापित। सोचिए, ये एक फैक्ट है। और इसको आप देखिए, इस फैक्ट को आप कहाँ यूज कर सकते हैं? एग्जाम में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, हालांकि इसके चांसेस कम है, बट इसका आप यूज कहाँ करेंगे जानते हैं? जब आप यूपी पीसीएस या बिहार पीसीएस के मेंस लिखने जाएंगे या यूपीएससी का मेंस लिखने जाएंगे, तो इसका यूज होगा आपकी किसमें? ऐसे राइटिंग में। जब भी आप प्रदूषण की बात करें, तकनीकी विकास की बात करें, तो वहां पे ये दीजिए कि भारत को संभलने की जरूरत है, तो वहां एक फैक्ट आप डालिए कि 74 शहरों में भारत में सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण है पूरे विश्व के स्तर पे। 100 में से 74 भारत में पाए जाते हैं। ये इस आज के संकट को दिखाता है, समस्या को दिखाता है। तो आप ऐसे राइटिंग में, जीएस के पेपर, इन्वायरमेंट के सेक्शन में, साइंस के सेक्शन में आप वहां यूज कर सकते हैं इस फैक्ट को। क्योंकि इस फैक्ट जान लीजिए, आप जब मेंस लिखने जाएंगे, वैसे हम पीटी ओरिएंटेड क्लास हम ले रहे हैं, बट ये समझिए कि ये फैक्ट आपको कहाँ कहाँ काम आ सकता है। तो आप ये मत समझिए कि केवल ये चीजें पीटी के स्तर पे, इन फैक्ट का यूज आप मेंस के एग्जामिनेशन में भी कर सकते हैं। तो इसकी आप नोट मेकिंग करिए। इसको आप ऐसे मत केवल वीडियो मत देखिए, इसको नोट मेकिंग करिए, जिससे कि आने वाले फ्यूचर में इन फैक्ट का यूज करके मेंस के स्तर पे भी बढ़िया कर सके।
ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, टाइगर रिजर्व। आपने सुन रखा होगा टाइगर रिजर्व, कभी कभी नाम ऐसे न्यूज में आता रहता है। तो अभी एक टाइगर रिजर्व का नाम बहुत फेमस हो रहा है, माधव। सर, भारत में 58वां टाइगर रिजर्व की घोषणा की गई है। 58वें टाइगर रिजर्व की घोषणा की गई है। ये माधव नेशनल पार्क के नाम से है। ये कहाँ है? ये है आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये 58वां टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व, 58th टाइगर रिजर्व। तो अब यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है? भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हो चुके हैं? 58, क्योंकि ये लास्ट का है। सीधा अगर फैक्ट पूछ दिया तो आप यहां से मार्क कर दीजिए। 58वां कौन सा है, ये पूछने के चांसेस और भी ज्यादा है कि सीधा नाम ही पूछ लिया कि 58वां कौन सा है। तो वो कौन सा है? माधव नेशनल पार्क, जिसको हिंदी में कहते हैं माधव। अब नेशनल को हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय, राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ये पूछ सकता है कि जो 58वां टाइगर रिजर्व है उसकी लोकेशन कहाँ है, वो किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। अच्छा, मध्य प्रदेश से रिलेटेड एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ उस राज्य की घटना है। हालांकि चूंकि नेशनल न्यूज है, ये जो टाइगर रिजर्व बनाए जाते हैं ये नेशनल वाइड बनाए जाते हैं, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है। तो 58th है। अच्छा, ये किसकी सलाह पे बनता है? कोई संस्था तो होगी जो सलाह देती होगी, तो इसकी सलाह देती है NTCA। NTCA का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, राष्ट्रीय टाइगर संरक्षण प्राधिकरण, NTCA। इसको आप नोट कर लीजिएगा कि NTCA की सलाह पर किस अधिनियम के तहत होता है? इसका एक एक्ट होता है, ठीक है। इसका एक्ट होता है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972। इस अधिनियम के माध्यम से टाइगर रिजर्व की घोषणा की जाती है NTCA की सलाह पर। अच्छा, हमारा 58th कौन सा है? माधव नेशनल पार्क, माधव राष्ट्रीय उद्यान हिंदी में बोलेंगे। इसकी लोकेशन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कितने हो गए अब? 58। इसको आप नोट करिए, फिर हम आगे चलेंगे इसमें। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज पूछ सकता है कि मैक्सिमम टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो जिसमें बना है इसी में मैक्सिमम है। MP में ही मैक्सिमम है, याद रखना, MP में मैक्सिमम है। MP में कितने हैं? मैक्सिमम 9 है। तो ये पूछ सकता है कि किस राज्य में अधिकतम नेशनल पार्क की स्थापना की गई है? तो है मध्य प्रदेश। उनकी संख्या कितनी है? 9, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा कि ये बहुत जरूरी है कि 9 पार्क। अच्छा, 57 की भी आप याद करिए, कभी कभी क्या करता है कुछ पुराना भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि अब 58 पूछे। कभी कभी फंसाने के लिए वो देखता है कि हाँ आगे पीछे का पता है कि नहीं, तो 57 भी पूछ ले। अगर 57 तो वो है रातापानी टाइगर रिजर्व, रातापानी टाइगर रिजर्व, ठीक है। रातापानी टाइगर रिजर्व ये कहाँ पाया जाता है? ये कहाँ पड़ता है? ये भी मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। 57 इसको आप नोट करिए। रातापानी टाइगर रिजर्व।
ठीक है, 57th ये है, 58th ये है। और आपको एक्ट पता होना चाहिए कि कौन, कभी कभी क्या होता है ना, सीधा एक्ट ही पूछ लेता है कि कौन से एक्ट के थ्रू टाइगर रिजर्व की स्थापना की जाती है या घोषणा की जाती है। तो आपका क्या है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972। ठीक है, इसको आप नोट कर लें, फिर हम आगे अगले टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप कर चुके होंगे नोट इसको। तो बिल्कुल याद रखिए, फैक्ट कॉन्सेप्ट, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का आपको मैं ये बता रहा हूं, मंत्र यही है, फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या करता है, कॉन्सेप्ट आपकी समझ को मजबूत करता है। फैक्ट, फैक्ट क्या होता है कि जब चूंकि क्वेश्चन बनते हैं तो कई बार फैक्ट अगर आपको याद है तो उससे आप तुरंत का तुरंत क्लिक हो जाता है कि हाँ इस ऑप्शन ये, जैसे कि देखिए कभी भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, आपको मैं क्वेश्चन कैसे क्रैक किया जाता है उसको मैं बता रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया, उसमें 4 ऑप्शन रहेगा। अब पहले ऑप्शन में कोई बात है, दूसरे में, तीसरे में, चौथे। अब आपको मान लीजिए कि 1 2 का तो पता है, एक में क्या है, केवल फैक्ट पता है कि 58वां टाइगर रिजर्व बनाया गया, ये पता है। तो आप फैक्ट के बेस पे ऑप्शन को सीधा, अगर ये 59 लिखा सीधा आपने काट दिया, ये रॉन्ग है। तो फैक्ट भी आपको एलिमिनेशन में बहुत मदद करता है। कॉन्सेप्ट तो मदद ही करता है, फैक्ट भी बहुत मदद करता है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट लेके चलना है। बिल्कुल, इसको आप ध्यान में रखिए। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। एक आर्द्रभूमि की प्रमाणित शहरों की सूची बनाई गई है। आर्द्रभूमि की प्रमाणित शहरों की सूची बनाई गई है। आर्द्रभूमि की प्रमाणित शहरों की सूची बनाई गई है। वैश्विक स्तर पे एक संगठन है, ये एक है आर्द्रभूमि की समिति। ठीक है, एक है आर्द्रभूमि की स्थायी समिति की बैठक होती है। आर्द्रभूमि की स्थायी समिति की बैठक कहाँ होती है, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड, ग्लैंड स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड आप याद रखिए। स्विट्जरलैंड में एक कमेटी की बैठक हुई। उस बैठक में प्रमाणित शहरों की सूची, विश्व स्तर पर एक सूची बनाई गई जिसमें हमने वेटलैंड सर्टिफाइड सिटी का निर्माण किया। इसमें भारत के 2 शहरों के नाम को शामिल किया गया। दो शहरों को शामिल किया गया। क्या नाम है इनके, एक है इंदौर, दूसरा है उदयपुर। ठीक है, एक है इंदौर और दूसरा है उदयपुर। इसको आप एकदम फैक्ट याद रखिएगा कि ये जो बनाई गई है सूची, ये इसमें शामिल के। अच्छा, ये पहली बार ऐसा हो रहा है, ये पहली बार है कि इंडिया की किसी शहर को शामिल किया गया है, प्रथम बार। इसको नोट कर लीजिएगा कि प्रथम बार हो रहा है जब भारत के किसी शहर को इसमें शामिल किया गया है। आप इसको नोट करिए। ठीक है, अच्छा, इसको शामिल करने का क्या है, रीजन क्या है, क्योंकि इंदौर में भी झील है, सीरपुर का है, उदयपुर में आप पिछोला लेक वगैरह है। तो ये झीलों और वेटलैंड के लिए इंपॉर्टेंट सिटीज हैं और इसको अब विश्व स्तर पर इसको प्रमाणित शहरों की सूची में शामिल किया गया है। तो सिंपल क्वेश्चन यहाँ से यही बनेगा कि किस समिति ने, तो वो समिति कौन सी है, आर्द्रभूमि की स्थायी समिति, स्टैट्यूटरी कमेटी, जो ये है परमानेंट कमेटी ऑन वेटलैंड। स्विट्जरलैंड में मीटिंग हुई, इसमें प्रमाणित शहरों की सूची शामिल की गई जिसमें विश्व स्तर पे कई शहर होंगे। ठीक है, लेकिन उनमें भारत, चूंकि देखिए सब सिटीज का कोई महत्व हमारे लिए इतना नहीं है, भारत के कितने शहर शामिल है उनका नाम जानना है। तो कौन से हैं, इंदौर और उदयपुर। इंदौर आपको पता है मध्य प्रदेश,
और उदयपुर आपका राजस्थान। ठीक है, तो इसको बिल्कुल आप याद कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन सीधा पूछेगा। देखिए वेटलैंड में 2 हो गया, आर्द्र भूमि में अगर रामसर पूछेगा तो आपको क्या लगाना है, आर्द्र भूमि में अगर रामसर पूछेगा तो खींचन और मेनार, और आर्द्र भूमि की प्रमाणित शहरों की सूची बोलेगा तो आपको इंदौर और उदयपुर लगाना है। ठीक है, दोनों चीजें अलग अलग है, ये प्रमाणित सूची है और वो रामसर सूची है, तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पे आपको, ये बिल्कुल फिक्स रहे, समझ में एकदम पक्का पक्का आप लोग ध्यान में रखिए इसको कि प्रमाणित सूची बोलेगा तो इंदौर और उदयपुर, और जब रामसर जो मैंने अभी पढ़ाया था राजस्थान के जो 2 हैं फलोदी और उदयपुर के, खींचन और मेनार, तो वो वहां का है, रामसर में वो, आर्द्र भूमि में ये। ठीक है, अब हम आर्द्र भूमि जो कि टॉपिक चल रहा है, तो आर्द्र भूमि में हम एक दिवस मनाया जाता है आर्द्र भूमि से रिलेटेड, जिसको बोला जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ये दिवस मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, आर्द्र भूमि की सुरक्षा के महत्व को स्थापित करने के लिए। अच्छा, ये दिवस में सीधा पूछता है कि डेट क्या है, 2 फरवरी। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, किस दिन को, 2 फरवरी को। तो ये आप इसको एक बिल्कुल याद रखिए, डेट बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। ये किस लिए बनाया था, जिससे कि आर्द्र भूमि का संरक्षण हो सके। और आर्द्र भूमि से रिलेटेड कौन सा सम्मेलन हुआ था, रामसर सम्मेलन हुआ। कहाँ हुआ था, ईरान में हुआ था, और उसमें भारत कब शामिल हुआ, उस कन्वेंशन में 1982 में, और वो कन्वेंशन कब हुआ था, 1971 में। ये आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए, यहाँ से सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। अच्छा, इसकी कभी कभी क्या होता है, दिवस की ना थीम पूछ लेता है, तो इसकी इस बार का थीम क्या था, हमारे भविष्य के लिए आर्द्र भूमि का संरक्षण। आर्द्र भूमि का संरक्षण। क्या कई बार क्या होता है ना, दिवस ना पूछ के थीम पूछ लेता है, तो ये इसकी थीम है इस बार की। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड फॉर अवर कॉमन फ्यूचर, हमारे भविष्य के लिए जो होता है, हमारे कॉमन फ्यूचर के लिए, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि का संरक्षण, ये इस बार की थीम है। दिवस कौन सा है, 2 फरवरी। तो रामसर से इस बार हमने देखा आर्द्र भूमि से 3 चीजें हमने डिस्कस की, प्रमाणित शहर, रामसर साइट, और फिर विश्व आर्द्र भूमि दिवस। अच्छा, ये कहाँ मनाया गया, अब लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है। ये गोंडा में मनाया गया। गोंडा कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश में, गोंडा जिला उत्तर प्रदेश में, गोंडा जिला। ठीक है, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, जो कि आर्द्र भूमि आप समझ सकते हो किससे रिलेटेड है, पर्यावरण से। तो पर्यावरण की चीज है तो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। ये आप एकदम याद रखिएगा, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत होता है, पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत। कहाँ हुआ, उत्तर प्रदेश में गोंडा में हुआ। किस दिन हुआ, 2 फरवरी को। ये हर साल मनाया जाता है विश्व के स्तर पे, 2 फरवरी को। ठीक है, इसकी थीम क्या थी, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि का संरक्षण। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। अच्छा, एक चीज इसमें, एक चीज आपके 4-5 फैक्ट हो गए, इसमें एक चीज और पूछ सकता है कि गोंडा में मनाया गया, तो ये गोंडा में किसी स्थान पे मनाया गया, वो इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, मैं आपको बताता हूँ। गोंडा तो जिला है, तो ये तो पूछ ही सकता है, यूपी पेट में, आपके यूपी पीसीएस में ये तो पूछ सकता है किस जिले में।
ये एकदम याद रखिएगा, यूपी पीसीएस और यूपी पेट के लिए ना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी पेट और यूपी पीसीएस, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं पता है आपको? क्योंकि सोचिए विश्व स्तर की कोई दिवस मनाया जा रहा है, और वो मनाया कहाँ जा रहा है? आपके यूपी में। विश्व स्तर की घटना है, वो यूपी में हो रही है, और कहाँ? गोंडा में। तो ये लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है बिल्कुल, इसलिए इसको बिल्कुल आप याद रखिएगा। अच्छा, अब गोंडा में किस स्थान पे हो रहा है वो जरूरी है, मैं आपको उसका डिटेल में बता देता हूँ। एक पक्षी अभ्यारण्य है वहां पे गोंडा में, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, ये इसी जगह इसको मनाया गया है, गोंडा में पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य। इसी में ये विश्व आर्द्र भूमि दिवस का जो उत्सव था या जो कार्यक्रम था वो यही मनाया गया था। तो आप इसको बिल्कुल याद रखिएगा, ये लोकेशन। अब इसमें देखिए कई क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर प्रदेश में मनाया गया, राज्य पूछ सकता है। एक पूछ सकता है कि किस जिले में मनाया गया। फिर अब जिले के अंदर अगर उसको थोड़ा सा और चीजें कठिन करनी है तो पूछ लेगा कि पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो कहाँ है ये? गोंडा में। और अगर कह देगा विश्व आर्द्र भूमि का उत्सव भारत सरकार की मंत्रालय ने कहाँ मनाया, तो पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, जो कि गोंडा उत्तर प्रदेश में। और मिनिस्ट्री ऑफ कौन सा बनाती है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट बनाती है। ठीक है, तो आर्द्र भूमि की आप देख लीजिए कि कम से कम 3 घटनाएं हमने पढ़ ली आज। वेटलैंड कितना इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए और हमारे एग्जाम के लिए, दोनों। जीवन के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि अगर डाइवर्सिटी नहीं रहेगी प्रकृति में या नेचर में, अगर डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी तो आप जानते हैं कि फिर जो चेन होती है मनुष्य की या जीवों की, वो फिर एक दूसरे से निर्भरता से ही चलती है, फिर उनमें प्रॉब्लम आने लगती है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एनवायरनमेंट इतना जरूरी है, तो वहाँ कम से कम 3 फैक्ट हमने देख लिए। एक हमारा आर्द्र भूमि से प्रमाणित शहरों की सूची हमने देखा, इंदौर उदयपुर। हमने रामसर साइट देखा, खीचन और मीनार। फिर हमने ये देखा कि जो आर्द्र भूमि दिवस भारत में मनाया गया वो 2 फरवरी को, जो गोंडा में स्थित है पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, वहां पे मनाया गया। उसकी थीम थी हमारे साझे भविष्य के लिए आर्द्र भूमि का संरक्षण। तो ये हमने आर्द्र भूमि से रिलेटेड कम से जितने टॉपिक थे हमने यहाँ पे कवर कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। भारत में, नोट करिए आप लोग साथ में, भारत में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, फर्स्ट टाइम, प्रथम बार ऐसा हो रहा है कि किसी चिड़ियाघर में बायो बैंक की स्थापना की जा रही है। बायो बैंक की स्थापना। देखिए, जो चीजें भारत में पहली बार हों या जिस राज्य में आप एग्जाम देने वाले उसमें पहली बार हो रही हो, विश्व में पहली बार हो रही हो, वो घटनाएं इंपॉर्टेंट हो जाती है। भारत में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि किसी चिड़ियाघर में बायो बैंक बनाया जा रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें सवाल उठता है कि इसमें कई सवाल उठेंगे कि एक तो बायो बैंक क्या होता है। अच्छा, चिड़ियाघर में बनाया गया तो किसमें, कौन सी चिड़ियाघर है, किस राज्य में है, ये पूछा सकता है। तो चिड़ियाघर जो है ये है बंगाल के दार्जिलिंग में। ये जो चिड़ियाघर जहाँ बायो बैंक की स्थापना की जा रही है, ये है बंगाल के दार्जिलिंग में एक चिड़ियाघर है पद्मजा नायडू चिड़ियाघर। पद्मजा नायडू चिड़ियाघर, इसी चिड़ियाघर में इस बायो बैंक की स्थापना की जा रही है। ये पहली घटना है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि चिड़ियाघर में बायो बैंक, वैसे बायो बैंक बनाए जाते हैं
लेकिन वो किसी और स्थान पे बनाए जाते हैं। चिड़ियाघर में पहली बार हो रहा है। तो आप इसको नोट कर लीजिए कि किस राज्य में, बंगाल में। शहर पूछे दार्जिलिंग, कौन सा चिड़ियाघर, पद्मजा नायडू। यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको आप नोट करिए। ठीक है, तो आपने इसमें देख लिया ये कहाँ है, बंगाल, दार्जिलिंग, पद्मजा नायडू। ये जूलॉजिकल पार्क पड़ता है, चिड़ियाघर बोल रहे हैं जूलॉजिकल पार्क, उसी में ये बनाया गया है। इसके आप याद रखिए पद्मजा नायडू, अगर इतना याद रखा और टिक कर लेंगे आप क्वेश्चन, पद्मजा नायडू। और अब इसमें एक चीज और है अभी, हाँ ये तो होगी फैक्ट की बात। अब देखिए अगर कॉन्सेप्ट पूछेगा तो कहां से पूछेगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा कि बायो बैंक है क्या। बायो बैंक क्या होते हैं, देखिए जैसे क्या होता है, जो हमारे पर्यावरण में कई जीव ऐसे हैं जो कि धीरे धीरे विलुप्ति के कगार पे हैं, धीरे धीरे घट रहे हैं। हाँ, तो उनके जो अवशेष चीजें हैं जिनको उनके आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित करने के लिए, जो उनके एग हैं, हाँ उनके सेल हैं, उनकी कोशिकाएं हैं या उनके एग हैं, ठीक है, जिससे उनके आने वाली जो वंशज है उनकी सुरक्षा की जा सके, जिससे कि वो विलुप्त ना होने पाए। उन्हीं को इन बायो बैंक में, देखो बैंक से आप समझ रहे होंगे किसी चीज को रखा जा रहा है, और बायो का मतलब क्या होता है, जैविक। हम कहते हैं ना कि बायोलॉजी, तो बायोलॉजी मतलब क्या है, बायो मतलब जैव या जीव, बायो, और लॉजी मतलब होता है अध्ययन। लॉजी वर्ड कहीं भी लगा है, एस्ट्रोलॉजी, फिजियो, ये सब जितनी भी लॉजी और फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सब लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। तो ऐसे ही ये बायो बैंक है, तो जीव का बैंक, यहाँ पे जीव के जो अवशेष होंगे, उनकी कोशिकाएं, उनके एग, तो ऐसी चीजों को हम उसमें सुरक्षित करेंगे, जिससे कि अगर कल को अगर वो कोई जीव, स्पेशल कोई जीव है जो कि विलुप्त होने वाला हो, तो आगे हम उसको इन फ्यूचर रिप्रोड्यूस कर सकें, जिससे कि हमारे पर्यावरण से वो जीव समाप्त न होने पाए। तो इसे बायो बैंक कहते हैं। अच्छा, इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, तो बायो बैंक में आपको बताऊंगा मैं कि इसमें क्या करते हैं, इसको सुरक्षित करने के लिए क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। मतलब उसमें क्या करेंगे, -196 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान मेंटेन करते हैं, और उसमें नाइट्रोजन गैस के द्वारा, ये तरल नाइट्रोजन गैस होती है, ये -96 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान वो बनाते हैं, और उसी पे इन चीजों को सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, आपने सुना भी होगा कि मनुष्य भी कई लोग हैं, ऐसी फैसिलिटी आज के साइंस के डेवलपमेंट में ये चीजें उपलब्ध हो चुकी हैं। अगर कोई मनुष्य, आप इसको नोट कर लीजिए, और कई मनुष्य हैं जो अपने काम को प्राथमिकता देते हैं, और बाद में वो बच्चा चाहते हैं कि हमें 45 या 40 या 50 की एज में बच्चा चाहिए। तो आज ये सुविधा है कि मनुष्य भी अपना एग और स्पर्म जो होता है उनको स्टोर करा सकते हैं इन फ्यूचर यूज के लिए। ये साइंस में डेवलपमेंट है, ऐसी सुविधाएं प्राप्त है। तो लगभग वैसा ही समझिए इसको, ऐसा ही होता है कि इसमें यहाँ पे कुछ समय के बाद फिर होता है, यहाँ पे विलुप्ति को रोकने के लिए, जिससे कि पर्यावरण में जो विविधता है जंतुओं की, जो प्रकृति ने विविध जानवर, जीव और अन्य जीवों की संरचना बना रखी है, वो विलुप्त ना होने पाए, जो श्रृंखला है वो बनी रहे, उसके लिए बायो बैंक बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है, बंगाल के दार्जिलिंग के पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में। और ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि जब बायो बैंक पहली बार चिड़ियाघर में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए, इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप नोट कर चुके हैं। अब हम चलते हैं आगे। अब हम करंट अफेयर में जो विज्ञान से रिलेटेड डेवलपमेंट्स हुई हैं या चीजें हुई हैं, उस पे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो भारत को
ट्रैकोमा, ट्रैकोमा से ट्रैकोमा मुक्त का दर्जा दिया गया है। ये घोषणा कर दी गई WHO के द्वारा कि भारत ट्रैकोमा मुक्त हो गया है। अगर सवाल क्वेश्चन आ जाता है कि पहले इसमें दो सवाल बनते हैं, किसने, किस संस्था ने किया, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया, और किस डिजीज से भारत को अभी हाल ही में बोला गया है कि वहां पे वो ट्रैकोमा फ्री हो गया है, और किस डिजीज से फ्री हो गया है, तो वो ट्रैकोमा है। अच्छा, अब विवाद उठती है कि इसमें दो सवाल तो हो गए, कौन सी डिजीज और किसके द्वारा घोषणा की गई। अब इसमें दूसरी बात ये, फिर अगला इसमें टॉपिक उठता है कि ट्रैकोमा है क्या। ट्रैकोमा, क्योंकि अब ये चीजें आए ना, तो इसमें जब क्वेश्चन फ्रेम होता तो ये यहाँ से भी बन सकता है कि ट्रैकोमा आखिर है क्या। ये तो हो गया कि कौन सा, ये करंट का न्यूज हो गया। अब इसमें ये हो गया साइंस का कि ट्रैकोमा क्या है। तो ट्रैकोमा एक आंख की बीमारी होती है, आंख की बीमारी होती है, जिसमें जो आंख में कॉर्निया होता है ना, वो परमानेंट डैमेज हो जाता है, परमानेंट डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो साइंस में आपकी यूपी पीसीएस या बिहार पीसीएस में जो ऐसे वनडे एग्जाम है, इनमें ये पूछ सकता है कि ट्रैकोमा कैसी बीमारी, क्योंकि ये न्यूज में आ चुका है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है किस चीज की बीमारी है, आंख की बीमारी है, जिसमें कॉर्निया के परमानेंट डैमेज होने के चांसेस होते हैं, और फिर उसमें धुंधलापन दिखाई देना या बिल्कुल नहीं दिखाई देना जैसी समस्याएं पैदा होती है। अच्छा, इसका ये रोग अभी आप जैसे कि कम देख पा रहे हैं, कि अभी हम नाम ही ऐसा सुन रहे हैं कि पहली बार ऐसा नाम आ रहा है। ये 1960 के दौरान इसके केसेस विश्व स्तर पर और भारत में भी पाए जाते थे ज्यादा, 1960 के दौरान। फिर उसके बाद इस पे अभियान चला और बहुत सारी चीजें हुई। भारत सरकार ने भी और WHO ने भी एक विश्व स्तर पे कार्यक्रम चलाया, और धीरे धीरे ये खत्म होता गया, और आज भारत इससे मुक्त हो गया है। इसकी घोषणा WHO ने की। तो आप इसको बिल्कुल नोट कर लीजिए, ये किस चीज की बीमारी है, और ये किस समय में ये ज्यादा थी, और ये किस में क्या प्रॉब्लम होती है, और किस संस्था द्वारा इसको घोषित किया गया कि भारत इससे मुक्त हो चुका है। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि इससे रिलेटेड एक चीज बन सकता है कि WHO ने कौन सा ऐसा कार्यक्रम चलाया जिससे ट्रैकोमा का सफाया हो सके, या ट्रैकोमा को मुक्त किया सके, विश्व से हटाया सके। तो उस कार्यक्रम का नाम है सेफ प्रोग्राम, सेफ प्रोग्राम। तो ये याद रखिएगा, अगर कभी कहता है कि ट्रैकोमा की मुक्ति के लिए WHO ने कौन सा कार्यक्रम चलाया, सेफ प्रोग्राम उसका नाम है, सेफ। ये सब याद रखिए, क्योंकि वहां पे सीधा ये पूछेगा कि सेफ प्रोग्राम क्या है, जिसने ट्रैकोमा तो किससे रिलेटेड है, किस डिजीज से, तो वो है ट्रैकोमा से। ठीक है, अब इसको याद नोट कर लीजिए, फिर मैं इसमें आगे चलता हूं। अच्छा, भारत ने भी इसको समाप्त करने के लिए दो संस्थाओं के साथ मिलकर इस पे कार्य किया। ठीक है, एक चलाया गया भारत का राष्ट्रीय ट्रैकोमा नियंत्रण मिशन। ठीक है, इसमें भारत सरकार, ये मिशन चलाया गया ट्रैकोमा मिशन। इसमें भारत सरकार तो था, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक पार्टी थी, और उसके बाद यूनिसेफ, ठीक है, यूनिसेफ और WHO, ये तीन इकाइयों ने मिलकर, तीन संस्था, यूनिसेफ आप जानते हैं कि चाइल्ड से रिलेटेड है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार। इन तीनों संस्थानों, ये तीनों इकाइयों ने मिलकर ये मिशन भारत में पूरी तरीके से लागू किया, जिसका आज परिणाम है कि आज भारत ट्रैकोमा मुक्त हो गया। ठीक है, और ये प्रोग्राम जो है
ये चूंकि मैंने आपको बताया था कि 1960 के दशक में इसके रोगी ज्यादा होते थे, अब धीरे धीरे कम हो गए। तो ये जो मिशन था, अगर कभी स्टैटिक में थोड़ा टफ क्वेश्चन करेगा, अगर सीधा पूछा तो सीधा पूछ लिया, अगर थोड़ा टफ करेगा तो इसमें क्या करेगा, पूछ सकता है कि ट्रैकोमा मिशन कब लागू किया गया, ये कब चलाया गया, तो 1963। ये आप सन इसको नोट कर लीजिए, सन जरूरी है आपके लिए, क्योंकि कभी पूछ सकता है कि राष्ट्रीय ट्रैकोमा नियंत्रण मिशन कब लागू किया गया, कब प्रारंभ किया गया, तो 1963। क्योंकि ये काफी पहले का मिशन है तो अब संभवतः किसी को याद नहीं होगा, लेकिन चूंकि ये इतना बड़ा इवेंट है कि भारत इससे मुक्त हुआ है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये 3 चीजें याद रखना, एक तो इसकी डेट, मुक्त हुआ, मिशन कब लागू हुआ, 1963 चालू हुआ, और किन 3 संस्थानों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनिसेफ एंड WHO। ठीक है, इसको आप नोट करिए, फिर हम चलते हैं आगे टॉपिक पे। इसको बार बार आप लोग रिवाइज करते रहिए, नहीं इसमें कई फैक्ट हैं जो आप फिर भूल सकते हैं। उम्मीद है कि आप लिख चुके होंगे इसको। अब हम चलते हैं नए टॉपिक पे। आपका नोट, आपको समय इसलिए दिया जाता है कि आप नोट डाउन कर सकें, क्योंकि केवल वीडियो देखना समाधान नहीं है आपके एग्जाम का। क्योंकि ये फैक्ट आपको भी, आज वीडियो देख रहे हैं, कल मैं जब लेक्चर नया लेके आऊंगा ये भूल चुके होंगे, तो इसे नोट मेकिंग करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपका सिलेबस इतना बड़ा है, अगर आप नोट्स मेकिंग नहीं करेंगे तो आप लास्ट टाइम रिवीजन नहीं कर पाएंगे। लास्ट टाइम रिवीजन आपका बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लास्ट के 5-6 दिनों में फिर आप क्या होता है ना, फिर आप प्रेशर में आ जाते हैं, फिर सोचते हैं कि यार अब जाने ही देते हैं, छोड़ देते हैं। और आपने अगर शॉर्ट नोट्स बना रखा है, हाँ, करंट का, स्टैटिक का, तो आप लास्ट टाइम क्या करेंगे, 5-7 दिन में पूरा एक बार ओवर थ्रू कर सकते हैं सारी चीजों से, धीरे धीरे धीरे। अच्छा, ये चीज पीटी के लिए जितनी जरूरी है उससे ज्यादा कहीं मेंस के लिए जरूरी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आपको, मैं आपको एक बार बता दूं, क्योंकि मेंस का जो एग्जाम है जो चल रहा है, अभी मैं आपको बता रहा हूं, यूपीपीसीएस का भी जो इस बार का मेंस हुआ, 8 पेपर होते हैं यूपीपीसीएस में, 4 दिन लगातार पेपर हुआ है, कंटिन्यू पेपर हुआ है। अब आप सोचिए, 2-2 पेपर आप डेली देंगे, 6 घंटे के पेपर हुए, 3 घंटा सुबह, 3 घंटा शाम, 9:30 से 12:30 और 2 से 5। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं होगा वीडियोस का, तो क्या आपको लगता है कि आप 4 दिन लगातार क्या रिवाइज करके जाएंगे? आपके पास समय नहीं बचेगा। आप आते हैं शाम को, अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स है तो आपने फटाफट 2-3 घंटे अपने देखे और फिर आप रेडी हो गए कल के लिए। इसीलिए नोट मेकिंग आपको मैं समय देता हूं, उसमें आप जरूर करिए, वो पीटी और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अभी आपको लगता होगा कि नहीं चलो हम कर लेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जब एग्जामिनेशन सेंटर पे जाएंगे तो आपको बात याद आएगी कि हाँ, मेरे पास शॉर्ट नोट्स रहा होता। क्योंकि मैं खुद जब मेंस देने गया पहली बार, तो मुझे लगा कि हाँ यार, मुझे शॉर्ट नोट्स रखना चाहिए था। क्योंकि लास्ट टाइम समय इतना कम होता है कि आप सारा सिलेबस, एक पेपर में 3-3, 4-4 सब्जेक्ट हैं, वो कवर नहीं हो पाते हैं। और वो पीटी में भी बात लागू होती है, मेंस में भी लागू होती है। ठीक है, तो अब हम चलेंगे साइंस के नेक्स्ट। एक खोज हुई है एमपॉक्स। आप जानते होंगे मंकी पॉक्स, जिसको एमपॉक्स बोले जाते हैं, इसका एक टीका बनाया गया है और ये पहला टीका है, MVABN। ये टीके की खोज की गई है एमपॉक्स की, मंकी पॉक्स। ये प्रथम टीका, इसका फर्स्ट टीका है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, MVABN, तो ये याद रखना है, क्योंकि ऐसे शब्द देके सीधा क्या करता है एग्जाम में, आप कई बार एग्जाम में देखेंगे कोई नई टीका, चूंकि कोरोना वायरस आया है ना, उसके बाद से टीका वगैरह पे क्वेश्चन बनना काफी स्वाभाविक हो गया है। तो सीधा इसे बोल देगा क्वेश्चन में कि MVABN क्या है, दे देगा एक दवा है, एक टीका है, और बोल देगा कि एक कुछ भी, मतलब ऐसे ही 2-3 कीवर्ड आपको दे देगा। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि किसका, पहली बात ये टीका है, दूसरा किसका है, एमपॉक्स का। एमपॉक्स मतलब मंकी पॉक्स। ठीक है, अच्छा, मंकी पॉक्स
एक डिजीज है, तो इसमें एक चीज इसका इंपॉर्टेंट है कि एमपॉक्स कैसी डिजीज है। कई बार पूछता है, तो एमपॉक्स जो है वो जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज, जूनोटिक रोग। जूनोटिक रोग का मतलब, जूनोटिक रोग उन रोगों को कहते हैं, डिजीज को, जो जानवर से मनुष्य में फैलते हैं। जानवर से मनुष्य में फैलते हैं, उन्हें कहा जाता है जूनोटिक डिजीज। तो अगर एमपॉक्स की बात करें तो वो कैसा रोग है? जूनोटिक डिजीज है। और इसके टीके का क्या नाम है? MVABN। ठीक है, इसको आप नोट करिए। ये जूनोटिक डिजीज, ये कॉन्सेप्चुअल साइंस में ये स्टैटिक पार्ट है, ये आप वहां पे इसको बार बार देखेंगे। कई जब भी डिजीज की बात आती है तो पूछा जाता है कि जूनोटिक है कि नॉन जूनोटिक है। तो यही कोई भी अगर डिजीज जानवर में अगर उसके अंदर वायरस है या बैक्टीरिया फिर वो मनुष्य में फैलती है तो उसको बोलते हैं। अच्छा, इसको बनाने वाली, इस टीके को जो MVABN टीका है, इसको बनाने वाली कंपनी कहाँ की है? डेनमार्क की। मान लो कभी वनडे एग्जाम है या कोई एग्जाम में पूछ सकता है कि किस देश की कंपनी है, तो वो डेनमार्क की कंपनी है, उसने इस टीके का निर्माण किया है। ठीक है, उस कंपनी का नाम है वेबेरियन। वेबेरियन करके नाम है इस कंपनी का, डेनमार्क की कंपनी है। उसने MVABN टीका बनाया जो कि एमपॉक्स का है, मंकी पॉक्स। ये वायरल बीमारी है, ये वायरस के थ्रू होती है। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए। अच्छा, वायरस, अब बात यहाँ वायरस की आई है तो मैं आपको वायरस के बारे में बता दूं। वायरस एक, आपको क्या लगता है वायरस क्या है? सजीव है, निर्जीव है? क्या लग सकता है आपको, वायरस सजीव है या निर्जीव है या क्या है ये? आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं मिटाता हूं। तो वायरस के बारे में आपको बताऊं, आपने नोट कर लिया, आगे चलते हैं। तो डेनमार्क की कंपनी वेबेरियन नाम की कंपनी है, वेबेरियन, नॉर्डिक भी बोलते हैं, वेबेरियन भी बोलते हैं। इसने MVABN टीका बनाया है। ये किस बीमारी का है? एमपॉक्स का, जो कि वायरल बीमारी है। कभी कभी क्या पूछना, वो पूछ देगा कि वायरस से कौन सी बीमारी होती है, तो अगर वहां पे एमपॉक्स आए तो सीधा टिक करना। अब आता है कि वायरस है क्या। मैं आपको थोड़ा सा करंट अफेयर के साथ उसके स्टैटिक पार्ट को भी डिस्कस करता चलूंगा। तो वायरस को बोला जाता है सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी, के बीच की कड़ी। अर्थात ये, अगर ये सजीव पार्ट है, ठीक है, और ये निर्जीव है, ये सजीव है जिसमें जीवन है और ये निर्जीव है, तो ये बीच में कहीं मिलता है। तो ये न तो सजीव है न तो निर्जीव। तो फिर ये प्रॉब्लम कैसे करता है कि सजीव नहीं है, निर्जीव नहीं है? होता क्या है कि वायरस कुछ ऐसा होता है, संरचना कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसका मोटा मैं बता रहा हूं कि ये उसकी सीमाएं होती हैं, दीवार होती है जो प्रोटीन से बनी होती है, और अंदर इसके होता है जेनेटिक मटेरियल, इसका वायरस का जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, अब ये क्या करता है, जब तक ये हवा में है या किसी भी ऐसे माध्यम में है जहां पे जीवन नहीं है, तब तक तो ये मृत रहेगा, तब तक ये डेड है। ठीक है, इसीलिए इसे इसीलिए बोलता है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। जब तक ये निर्जीव स्थान पे, तब तो ये निर्जीव है, लेकिन जैसे ये कोई जीवंत स्थान पाए, जैसे बॉडी पाला है हमारा, पा गया या किसी पशु की बॉडी पा गया, तो इसमें तुरंत क्या होगा, ये एक्टिव हो जाएगा, तुरंत एक्टिव हो जाता है, वहीं पे एक्टिव होगा। और क्या करेगा वो, आपके बॉडी में घुसते ही आपके जो सेल है, जैसे सेल होती है ना आपकी, ये बॉडी सेल है, और सेल में क्या होता है, यहाँ न्यूक्लियस होता है, केंद्रक, इसी में सारा मटेरियल, यहीं से सारा कंट्रोल होती है। सेल जो कोशिका होती है, हमारी शरीर की सबसे जो छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है वो सेल होती है, उसी से सारे कार्य हमारी पूरी बॉडी फंक्शन करती है। तो छोटे छोटे जितने भी सेल हैं, ये जैसे ही आएगा ये इसके इसी सेंटर पे कंट्रोल कर लेता है और फिर इसकी फंक्शनिंग को अपने हिसाब से चलाता है वो,
और फिर अपने ही कई प्रतिलिपियां बना देता है, मतलब वो प्रजनन के स्तर पे आ जाता है और फिर धीरे धीरे अपनी संख्या बढ़ा देता है। तो ये होता है वायरस। तो कभी कभी पूछता है कि वायरस क्या है, वो कौन सी चीज है जो सजीव और निर्जीव के बीच में पड़ता है या उसकी कड़ी है, तो वो वायरस है। वायरस के निर्माण में प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल का कॉम्बिनेशन से बना होता है। यह न तो सजीव है न तो निर्जीव है, यह जैसा माध्यम पाता है, अगर माध्यम इसको सजीव मिल गया तो वो उसकी तरफ एक्टिव हो जाता है और फिर अपने आप को संख्या बढ़ाने लगता है और फिर उसी से फिर हमें वायरल बीमारी, जुकाम, बुखार, शरीर बहुत सारी चीजों में आप जानते हैं होता है। ठीक है, तो हमने आज की क्लास में जो साइंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स थे हमने उसको डिस्कस किए, और जो टॉपिक पे हमने बात की जिनसे काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल गया, चाहे वो वेटलैंड का हो, चाहे वो ट्रैकोमा का हो, ट्रैकोमा बहुत इंपॉर्टेंट था, इन सब पे हमने डिटेल में एनालिसिस किया। उसके हमने उसकी जो क्या कहते हैं जीएसजी के वाले पोर्शन को भी देखा जिसमें स्टैटिक पार्ट आता है। तो इस क्लास में हमने पूरा अच्छे से किया। आप भी इस चैनल से जुड़िए और इसको शेयर करिए अपने दोस्तों को और उनसे सब्सक्राइब करने को बोलिए, और देखिए वो अगर आपको कंटेंट मिल रहा है कि क्वालिटी ऑफ कंटेंट है तो बिल्कुल आप उसको आगे कंटिन्यू करिए। और इस चैनल में आपको कोई इधर उधर की बात नहीं है, एकदम सीधी सीधी बात, फैक्ट टू फैक्ट और पॉइंट टू पॉइंट बात होगी जिससे आपके एग्जामिनेशन में आपको फायदा मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए जय हिंद।